अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि कॉम्प्रिहेंशन से मुराद क्या है। द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन और व्हाट यू रीड। लफ्ज कॉम्प्रिहेंशन या तफहीम का मतलब है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन और व्हाट यू रीड। आपके अंदर इस एबिलिटी का, काबिलियत का, सलाहियत का मौजूद होना कि जो कुछ आपने सुना या जो आपने पढ़ा आप उसे समझ सकें। इट इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड टू इंटीग्रेट विथ व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज। इट इज द एबिलिटी, ये एक सलाहियत है, टू प्रोसेस टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपने पढ़ा या सुना उसको प्रोसेस करने का, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, उसके मानी को समझने का, एंड टू इंटीग्रेट, और उसको साथ जोड़ने का, विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज, उस चीज से जिसका पहले से कारी को पता है। यानी जो कुछ आप पहले से जानते हैं और जो कुछ आपने नया पैराग्राफ में पढ़ा या सुना, उस मालूमात को पहले वाली मालूमात के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना, मुस्तहकम करना। इट इज एन एक्सपीरियंस विच एम्स एट इम्प्रूविंग और टेस्टिंग वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। ये एक एक्सरसाइज है जिसका मकसद क्या है? इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना, और टेस्टिंग या जांचना वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, किसी की सलाहियत को जांचने का कि उसके अंदर किसी जुबान को समझने की सलाहियत किस कदर है। नेक्स्ट है कि कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ के लिए आपके पास कौन सी बुनियादी महारतों का होना जरूरी है। बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड। बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड इन एफिशिएंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर, कि मुस्तअद तौर पर पैराग्राफ की तफहीम के लिए, समझने के लिए जो बुनियादी महारतें दरकार हैं वो कौन सी हैं। Knowing meanings of words, ability to understand meaning of a word from the given context। पहली चीज क्या है कि जो अल्फाज उस इबारत में दिए गए पैराग्राफ की टेक्स्ट में दिए गए हैं, आपके अंदर ये सलाहियत हो कि आप उन अल्फाज को समझ सकें, उन अल्फाज के मानी को समझ सकें और उन अल्फाज के मानी को उस मखसूस पैराए या सियाको सबाक में समझ सकें। नंबर 2, एबिलिटी टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज, कि आप दिए गए पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है, जो तंजीम है, किस तरह से उसे बिल्ड किया गया है, आप इसको समझ सकें। एंड टू आइडेंटिफाई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस इन इट, और ये कि इस पैराग्राफ के हवाले से उसके पसे मंजर में क्या मालूमात है जो आपको हेल्प करती हैं उस मखसूस पैराग्राफ को समझने में। एंड रेफरेंसेस इन इट, और ये कि उसके अंदर कौन से जो रेफरेंसेस हैं वो दिए गए हैं। एबिलिटी टू ड्रा इन्फ्रेंसेस फ्रॉम अ पैसेज अबाउट इट्स कंटेंट्स। इन्फर का मतलब होता है अखज करना। तो पैराग्राफ को पढ़ते हुए तफहीम से मुराद ये होगा कि क्या आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप पैराग्राफ के कंटेंट्स या उसकी इज्जा के मुतालिक पैराग्राफ को पढ़ के अखज कर सकें। इस पैराग्राफ में ये 4-5 मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, तो इसे हम कहेंगे टू ड्रा इन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट है जी, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मेन थॉट ऑफ अ पैसेज। जब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपके अंदर ये सलाहियत अगर है कि आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये बता सकें कि ये पैराग्राफ जो है ये बुनियादी तौर पर इस एक आइडिया, इस एक थॉट को बयान करता है, तो इट मीन्स कि आपके अंदर कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी है। एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस गिवन एट द एंड इन अ पैसेज। इसके बाद क्या है कि पैराग्राफ के आखिर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि पैराग्राफ को पढ़ लेने के बाद आप उन क्वेश्चंस को दुरुस्त तौर पर आंसर कर सकते हैं। नंबर 6, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लिटरेरी डिवाइसेस और स्ट्रक्चर यूज्ड इन अ पैसेज एंड डिटरमिन इट्स टोन। 3 चीजें बयान की गई हैं इस लाइन में। पहला है लिटरेरी डिवाइसेस, कि राइटर ने जो पैराग्राफ आपको दिया है, उस पैराग्राफ के राइटर ने
अपने पैराग्राफ को ज्यादा बामकसद बनाने के लिए कौन सी जो है वो अदबी तराकीब का इस्तेमाल किया है, क्या उसने वहां पर कोई इमेजिज्म यूज किया है या मेटाफर्स यूज किए हैं या जो है वो उसमें कोई सिमिलीज यूज की गई हैं जिसको हम कहते हैं कि इस्तिआरा, तलमी, दूसरी जो तराकीब है क्या उनका यूज किया गया। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर से मुराद है कि किस टाइप के सेंटेंसेस उसमें यूज किए गए हैं, इंट्रोगेटिव हैं, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस है, उसमें शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, फिर सेंटेंसेस के अंदर जो यूज हुए वर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, जो नाउन्स हैं, जो एडवर्ब्स हैं, तो वो सारे मिलके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, राइटर इन सारी चीजों को यूज करके क्या चीज बिल्ड करना चाह रहा है एंड डिटरमिन इट्स टोन। और ये कि उस मखसूस पैराग्राफ में जो आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए दिया गया है उसमें राइटर की टोन क्या है, उसका लहजा क्या है, क्या वो लहजा डायडेक्टिक है, इंफॉर्मेटिव है, यानी वो आपको कोई नसीहत देना चाह रहा है, किसी हवाले से खबरदार करना चाह रहा है, किसी चीज के हवाले से कोई मालूमात आपको देना चाह रहा है, किसी चीज से मना करने जा रहा है या किसी चीज के हवाले से आपको एनकरेज करना चाह रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि राइटर की टोन क्या है उस पैराग्राफ में। और ये तब आपको आएगा जब आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। नंबर 7, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशनल मूड, ऑब्जेक्ट्स, स्पेशल रेफरेंसेस पॉइंट्स, कॉजल एंड इंटेंशनल इन्फ्लेक्शन। तो उसमें किन चीजों की बात की गई है पैराग्राफ में, किन जगहों को एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज किया गया। एक पैराग्राफ कॉलेज के मुतालिक है तो लाजमी तौर पर उसमें कॉलेज की बिल्डिंग का जिक्र आएगा, कॉलेज के क्लासरूम्स का जिक्र आएगा, कॉरिडोर्स का जिक्र आएगा, जिसको हम कहते हैं स्पेशल रेफरेंसेस। conveyed for assertions, questioning, commanding, refraining, etc. And finally, ability to determine writer's purpose, intent and point of view and draw inferences about the writer. वही चीज जो हमने पॉइंट नंबर 6 में डिस्कस की उसको यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि राइटर कन्वे क्या कर रहा है, कोई असर्शन है, कोई क्वेश्चन है, कोई हुक्म है, किसी चीज से बाज रहने का कह रहा है। तो अगर आप पैराग्राफ पढ़ के ये सारी चीजें समझ सकते हैं कि राइटर का पर्पस क्या है, उसका नुक्ता नजर क्या है, तो इसका मतलब है कि आपका पैराग्राफ के हवाले से जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बड़ा सुपर डुपर है, बड़ा बेहतरीन है। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रीडर स्किल्स एंड देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अब किसी भी गिवन टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करने की जो बात है वो उस चीज का इन्हिसार किस चीज पर है, उस चीज का इन्हिसार है पैराग्राफ को पढ़ने वाले की स्किल्स पर, उसकी एबिलिटी कि वो पैराग्राफ में दी गई इंफॉर्मेशन को कितनी तेजी और कितनी दुरुस्तगी के साथ प्रोसेस कर सकता है। इफ वर्ड रिकॉग्निशन इज डिफिकल्ट, अगर आपको पैराग्राफ में दिए गए वर्ड ठीक से समझ नहीं आ रहे, स्टूडेंट्स यूज टू मच ऑफ देयर प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू रीड इंडिविजुअल वर्ड्स, कि फिर बच्चे क्या करते हैं, एक एक लफ्ज के मानी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, which interferes with their ability to comprehend what is read। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप गिवन पैसेज में वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप वो समझ नहीं पाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं। एक एक लफ्ज को पढ़ के शायद आप रीडर की राइटर का जो इंटेंट है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद उसको समझना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पर जा रहे होंगे तो आप जो चीज मिस कर रहे होंगे वो होंगे उस वर्ड का कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, यानी उस मखसूस पैराग्राफ के मखसूस फिक्रे में वो लफ्ज किस खास पस मंजर में जो है वो यूज हुआ। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं फिक्स, 2 चैप्टर्स में हम ये वर्ड पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ। अब यहाँ पर फिक्स का मतलब है तबाह कर देना, बर्बाद कर डालना, खोद डालना। और चैप्टर 4 में हम एक बार फिर लफ्ज फिक्स पढ़ते हैं, थैंक यू मैम में, तो वहां पर लफ्ज फिक्स का जो मतलब है वो है खाना पकाना, तैयार करना, कोई चीज पकाना। तो आप जब एक लफ्ज के इंडिविजुअल मानी पर जा रहे होंगे तो दरअसल आप क्या कर रहे होंगे, आप उसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग मिस कर रहे होंगे, और जब आप कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग मिस कर रहे होंगे किसी भी लफ्ज का, तो फिर आपको पैराग्राफ का जो इंटेंडेड पर्पस है उसको फॉलो करने में मुश्किल आएगी। देयर आर मेनी रीडिंग स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इन्फ्रेंसेस।
including improving one's vocabulary, critical text analysis and practicing deep reading. तो आप अच्छे कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एबिलिटी जो है वो डेवलप करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। और ये कब होगी? जब आप आदत डालेंगे पढ़ने की। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। क्रिटिकल टेक्स्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि टेक्स्ट में एक्चुअली क्या बिल्ड किया गया है, उसमें कोई नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, कोई कमांड्स यूज़ की गई हैं, कुछ असर्शंस यूज़ की गई हैं, कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करके राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बिल्ड किया है। एंड प्रैक्टिसिंग डीप रीडिंग, और फिर ये कि डीप रीडिंग की प्रैक्टिस करें। जैसे हम कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यानी आप जो कुछ लिखा हुआ है उसके सुपरफिशियल मकसद पर ना जाएं, बल्कि आप उसका डीप मैसेज समझें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि एक दोस्त ने अपने बेहतरीन दोस्त से एक कार उधार ली, और जब वो सफर में था तो शाम को उसने अपने दोस्त को मैसेज किया। उसने कहा कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए दो चीजें हैं, दो खबरें हैं, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा पहले गुड न्यूज बताओ। तो पहले दोस्त ने गाड़ी के मालिक दोस्त को मैसेज किया, क्या मैसेज किया कि द एयर बैग्स ऑफ योर कार वर्क परफेक्टली वेल, तुम्हारी गाड़ी के एयर बैग्स ने मुकम्मल तौर पर जबरदस्त काम किया। ये एक अच्छा मैसेज था। अब इस अच्छे मैसेज का असल मैसेज क्या था, असल मफहूम क्या था कि भाई साहब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और एयर बैग्स की वजह से मैं तो बच गया हूं, लेकिन गाड़ी का नुकसान हुआ है। तो ये है प्रैक्टिसिंग डीप रीडिंग। फिर ये कि अगर आपको पैराग्राफ आता है, पेपर में कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आता है, तो वो क्या होगा? इन अ कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट यू आर गिवन अ पैसेज, आपको दिया जाता है जी एक पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ shows the idea or mood concerning issues, their solutions that the author provides. Your main task is to answer the questions asked from the passage. आपका मेन टास्क क्या होता है कि उस पैराग्राफ के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको समझें। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि मिसकंसेप्शन क्या है। मिसकंसेप्शन क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के हवाले से? कौन से सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम टेक फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हम अपना स्कोर लूज करते हैं। There are some misconceptions related to the way of answering the comprehension test. These misconceptions are, पहला गलत तस्वुर क्या है? It is possible to understand the key idea of the paragraph by just reading the first and the last sentence. एक आम सी बात क्या है कि अगर आपने, जैसे हम कहते हैं पैराग्राफ का टाइटल ढूंढना है, तो टाइटल आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि भाई पैराग्राफ की पहली लाइन में या आखिरी लाइन में होगा, तो इतना करना काफी नहीं होगा। बट दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। आप कभी तमाम पैराग्राफ के हवाले से ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती कि आप पहला और आखिरी फिक्रा पढ़ के पैराग्राफ के बारे में की आइडिया, जो पैराग्राफ का मेन थीम है, आप उसको नहीं समझ सकते। नंबर 2, रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ बेटर। दिस इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज फिर हम ये कहते हैं कि अगर पैराग्राफ की रीडिंग करने से पहले आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें, तो फिर आप जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर पैराग्राफ को समझ पाएंगे। तो अगेन दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द गिवन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। ऐसा लाजमी तौर पर दुरुस्त क्यों नहीं है? इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चंस, कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ चुके, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक ही वक्त में 7-8 क्वेश्चन अपने माइंड में जो है वो रखें और फिर प्रोसेस करते जाएं पढ़ते हुए कि अब इस लाइन में पहले सवाल का जवाब आ गया, इसमें दूसरे का आ गया, इसमें तीसरे का आ गया। Also, the questions are sometimes indirect in nature. बाज़ का क्वेश्चन indirect होता है। The order of the question is not always in accordance with the progress of the paragraph. और सबसे important चीज क्या है कि पैराग्राफ में एंड में दिए गए जो सवालात होते हैं, उनकी तरतीब लाजमी तौर पर उस तरह से नहीं होती जिस तरह से पैराग्राफ के अंदर आइडियाज डिस्कस किए गए हैं। एंड मुमकिन है कि सबक का पैराग्राफ का जो पहली लाइन है उसमें आखिरी क्वेश्चन का आंसर हो, और यह भी मुमकिन है कि पैराग्राफ की आखिरी लाइन में
पैराग्राफ के नीचे दिए गए जो सवालात हैं उसमें पहले सवाल का जो जवाब है वो पैराग्राफ की आखिरी लाइन में हो। तो ये हमेशा से आपको हेल्प नहीं करता कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें और बाद में पैराग्राफ पढ़ें। ये एक आर्जी सा मेकशिफ्ट सा आप यूं कहिए कि सिस्टम है जहां पर आपको पैराग्राफ बिल्कुल समझ ना आ रहा हो तो फिर आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें और फिर उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें। It is advisable to avoid these misconceptions in order to get better insights about the passage। तो बेहतर यह है कि आप इन दोनों किस्म के मिसकंसेप्शन से बचें ताकि आप पैराग्राफ को बेहतर तौर पर समझ सकें। अगली वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बना सकते हैं और एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस करेंगे कि दी गई एक्सरसाइजेस में से हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है उसको कैसे इन्फर कर सकते हैं। Thank you so much.